कहानी एक अबैंडन टेम्पल से शुरू होती है। माहौल बहुत भारी और खौफनाक है। तभी मूसलाधार बारिश में भारी कदमों की आवाज गूंजती है। एक गंजा आदमी और उसके गुंडे अपने आदमियों को लड़की को छोड़कर जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनका सामना युवती से आती एक शक्तिशाली औरत से होता है। वह युवती चेतावनी देती है कि जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा वह केवल एक दुखद और दर्दनाक अंत पाएगा। डाकुओं का लीडर कहता है कि वह उसकी फालतू बातों से तंग आ चुका है। इसके साथ ही सारे गुंडे युवती पर चार्ज कर देते हैं। वह गंजे आदमी के अटैक को आसानी से पैरी करती है और तुरंत एनर्जी के एक शक्तिशाली स्लैश से पलटवार करती है। उसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह पलक झपकते ही उन सभी को हवा में उछाल देता है। गंजा लीडर स्वीकार करता है कि सीधे फाइट में वे उसके सामने टिक नहीं सकते। ये देखकर वह अपने सहयोगियों के साथ एक स्पेशल टेक्निक का उपयोग करने का फैसला करता है, जिससे मिलकर एक भयानक बैंगनी एनर्जी क्रिएचर बनता है। इसके बावजूद युवती जरा भी परेशान नहीं लगती। डाकू लीडर शेखी मारता है कि इस टेक्निक से एक मास्टर भी भाग नहीं सकता, लेकिन युवती बेपरवाह दिखती है और अपनी ब्लेड को एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक एनर्जी से चार्ज करती है। अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह से चार्ज करके वह विशाल क्रिएचर पर एक और स्ट्राइक करती है, उसे ठीक बीच से काट देती है। उसका लाइटनिंग अटैक आसानी से बैंगनी पावर को काट देता है, जिससे घुसपैठिए हैरान हो जाते हैं। दुश्मन हक्के बक्के हैं कि उनकी बैंगनी अटैक को काटने के बाद भी उसकी एबिलिटी खत्म क्यों नहीं हुई। शक्तिशाली स्ट्राइक जारी रही, सब कुछ चीरती हुई और एक बार फिर गुंडों को उछाल दिया। केवल एक ही खड़ा बचता है, जिसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसका शरीर उसकी एनर्जी से पूरी तरह से टुकड़ों में कट गया है। फिर युवती उस शक्तिशाली अटैक के बाद अपनी ब्लेड को झटका देती है और आश्चर्यजनक सुंदरता के साथ वह अपनी स्वॉर्ड को म्यान में रखती है। लेकिन यह सब पीसी स्क्रीन पर बस एक गेम था और आरजा असली में कैरेक्टर रैंचिंग मो नाम के कैरेक्टर की तारीफ कर रहा है। ये गाय जो गेम कैरेक्टर पर पूरी तरह से आसक्त है, हमारा एमसी शू यूएन है। वह एक हार्डकोर गेमर है जो गेम में सभी अचीवमेंट्स पाने की कोशिश कर रहा है। फिर कांग यूएन सोचता है कि इतना अच्छा इंसान ये कैरेक्टर हमेशा अंत में क्यों मर जाता है। गुस्से में वह अपनी मुट्ठी टेबल पर दे मारता है, सोचता है कि क्या उसे बचाने का एकमात्र तरीका चीटिंग है। अचानक उसके कीबोर्ड से एक अजीब नीली रोशनी आने लगती है और अचानक हमारा हीरो एक मैसिव इलेक्ट्रिक शॉक से टकरा जाता है। वह सारी एनर्जी कंप्यूटर स्क्रीन में समा जाती है। फिर अचानक हमें शुरुआत वाला ही नष्ट मंदिर दिखता है। सोम पूरी तरह से भ्रमित होकर जागता है और उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तेज सिरदर्द के साथ वह सोचता है कि अभी क्या हुआ। तभी वह अपनी बगल में देखता है और एक बेजान शरीर को देखकर चौंक जाता है। और वह सिर्फ एक नहीं था, बल्कि कई शरीर फर्श पर बिखरे पड़े थे। हमारा एमसी घबरा जाता है, सोचता है कि क्या ये सब बस एक ड्रीम है। चौंक कर वह लड़खड़ाता है और आखिरकार किसी नर्म चीज पर अपना सिर टकरा लेता है। यूएन सोचता है कि यह बड़ी, रोएदार और अच्छी महक वाली चीज क्या है। उसी पल रांचिंग मो उसे रास्ते से हट जाने को कहती है, उसे धक्का देकर एक तरफ कर देती है। हमारा हीरो उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन जल्दी ही होश में आ जाता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे एक छायादार हाथ अटैक करने के लिए दिखाई देता है, पर इससे पहले कि उसे चोट लगे रैंचिंग मो की स्ट्राइक उसे बाल बाल चूक जाती है। अटैक के बस छूकर निकल जाने के बाद वह धीरे धीरे पीछे देखता है। शक्तिशाली नीली एनर्जी उसके पीछे रखी विशाल बुद्ध प्रतिमा से जा टकराए। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उस प्रतिमा ने वाकई उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। टूटी हुई प्रतिमा फुसफुसाती है, तीसरे यंग मास्टर। यूएन इससे डर जाता है। उसके दिमाग में बस भागने की बात है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने ये सब पहले भी देखा है और उसे गेम स्टोरी याद आती है। ये वह पार्ट है जहां हीरोइन रैंकिंग मो विलेन के बेटे को किडनैप करती है। वह आखिरकार समझ जाता है कि उसे गेम चैंग यूएन में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। इससे भी बुरा यह है कि हीरो वह साइड कैरेक्टर बन गया है जिसका अंत हमेशा ट्रैजिक होता है। इसलिए वह रैंकिंग मो का सामना करता है और पूछता है कि वह कौन है, भले ही वह पहले से जानता है। फिर किंग मो प्रोटैगनिस्ट से अपना परिचय कराती है, सभी शंकाओं को दूर करती है। वह गुस्से में है कि वह एक ऐसे बेकार कैरेक्टर के बॉडी में फंस गया है, लेकिन वह शांत हो जाता है क्योंकि हर रिइंकार्नेटेड व्यक्ति को एक सिस्टम या चीट मिलता है। ठीक उसी पल उसके सामने एक सुनहरी विंडो दिखाई देती है और लोड होने लगती है, लेकिन सिस्टम गायब हो जाता है।
कहता है कि वह सेलेक्टेड नहीं हुआ, जिससे शू यॉन भड़क उठता है। फिर सिस्टम कहता है कि एक कॉन्सोलेशन प्राइज के रूप में उसे एक प्रीव्यू फंक्शन मिलता है। लेकिन हमारा गाय नाराज हो जाता है जब वह देखता है कि यह एबिलिटी पूरी तरह से बेकार है। सिस्टम फीका पड़ने लगता है और पछतावे से भरा वह उसे वापस आने की भीख मांगने लगता है, लेकिन रैंकिंग मो के लिए बहुत देर हो चुकी है, जो इतने फ्रेंडली न दिखने वाले लुक के साथ खड़ी है। धैर्य खो चुकी रैंकिंग मो बस हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने पीछे आने को कहती है। फिर दोनों पूरी तरह से खामोशी में नष्ट जंगल से गुजरना शुरू करते हैं। हमारा हीरो जानता है कि अगर वह उसके साथ गया तो उसका भाग्य ट्रैजिक होगा और उसे एक प्लान की जरूरत है। वह अपनी नई एबिलिटी का उपयोग करता है और अपनी समस्या का एक सल्यूशन ढूंढने में कामयाब होता है। वह पता लगाता है कि उसका गोल उसका उपयोग करके उसके पिता को ब्लैकमेल करना है। फिर हमारा गाय उसे आवाज देता है और कहता है कि वह ठीक ठीक जानता है कि उसका प्लान क्या है। वह खुलासा करता है कि वह स्वॉर्ड सेक्ट के 40,000 डिसाइपल्स को बचाना चाहती है। सून माहौल में अचानक आए बदलाव को नोटिस करता है। अपनी शक्तिशाली ऑरा को धक्का देते हुए रैंकिंग मो पूछती है कि वह इतनी गुप्त जानकारी कैसे जानता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत समझ जाता है कि उसने ज्यादा बोलकर एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस समय उसके सेक्ट लीडर को अभी भी हीरो के रूप में देखा जाता था। वह सोचता है कि एक बेकार वारिस जैसे उससे ये जानकारी आना उसका राज खोल देता है और उसे संदिग्ध बना देता है। उसकी शंका को देखकर हमारा हीरो समझ जाता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके रैंकिंग मो को शांत करने की जरूरत है। वह एक बड़ी मुस्कान दिखाता है और उसे इतना टेंस न होने को कहता है, क्योंकि वह बस उससे थोड़ी देर बात करना चाहता है। लेकिन युवती आश्वस्त नहीं लगती और अपनी ब्लेड निकालना शुरू कर देती है। प्रोटैगनिस्ट ये देखकर नर्वस होने लगता है। पलक झपकते ही उसकी ब्लेड एक झटके में शू युएन को बाहर निकाल देती है। एक ही वार में हमारा हीरो सोचता है कि क्या वह इतनी आसानी से अपने अंत से मिल गया। लेकिन ये सब बस एक इल्यूजन था। वह इस स्थिति से आतंकित है। फिर वह सोचता है कि क्या वह उस घातक अटैक के बाद भी जिंदा है। युएन समझ जाता है कि यह सब रैंकिंग मो द्वारा एक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया गया एक इल्यूजन था। फिर वह अपनी ब्लेड के साथ नजदीक आती है और पूछती है कि वह उसकी गुप्त योजनाओं के बारे में कैसे जानता है। हमारा हीरो सोचता है कि उसे इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, नहीं तो यह उसका अंत होगा। वह अपनी उंगलियों से उसकी ब्लेड को छूता है और उसे मिस कहते हुए पूछता है कि क्या वह हैरान है। वह कहता है कि यह समझदारी है, क्योंकि उसके पिता एक तुच्छ इंसान जैसे उसे किसी सीक्रेट में शामिल नहीं होने देंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट बात को पलट देता है और उससे पूछता है कि ऐशी सब कुछ कैसे जानता है। इसके साथ ही आसमान में एक नीली एनर्जी चमकना शुरू कर देती है, जिससे जगह का मूड बदल जाता है। लड़की भ्रमित हो जाती है और पूछती है कि हमारे हीरो का इससे क्या मतलब है। हमारा गाय समझ जाता है कि उसका प्लान काम कर रहा है और उसे भड़काना जारी रखता है। वह समझाता है कि यान एम्पायर और स्वॉर्ड सेक्ट 1300 वर्षों से अस्तित्व में है। युएन कहता है कि सेक्ट और एम्पायर ने हमेशा एक ही भाग्य साझा किया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर बातचीत को एक अधिक पर्सनल लेवल पर ले जाता है। वह कहता है कि उसके पिता और उसके मास्टर दशकों से पुराने दोस्त रहे हैं। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है कि किसने उसे अपने सेक्ट को धोखा देने के लिए फुसलाया। रैंकिंग मो सोचती है कि वह अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, लेकिन नोटिस करती है कि उसका दिल तेज धड़क रहा है। शून कहता है कि उसकी धमकी एक मजाक है और वह सब कुछ सुझाने में उसकी मदद कर सकता है। रैंकिंग मो सोचती है कि वह कितना जानता है और उसके पास कौन से कार्ड्स हैं। इसलिए वह उसे एक चांस देने का फैसला करती है और अपनी स्वॉर्ड को म्यान में रखती है। वह धीरे धीरे अपनी ब्लेड को शानदार ढंग से म्यान में वापस रखती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट शरारती हो जाता है, सोचता है कि वह व्यक्तिगत रूप से और भी ज्यादा कूल है। युवती अब काफी शांत लगती है, क्योंकि उसने अपना हथियार रख दिया है। वह अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह से म्यान में रखती है, हमारे हीरो को सुनने का फैसला करती है। हमारे गाय की आंखों में उत्साह से चमक आ जाती है अपनी प्रिय कैरेक्टर को देखकर। वह युवती से बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे जरा भी ध्यान नहीं देती। अचानक वह हमारे प्रोटैगनिस्ट के सिर पर एक अच्छा खासा वार करती है। फिर वह उसे ठीक सिर पर मारने के बाद उसे घूर कर देखती है। फिर वह शिकायत करती है कि शून बहुत ज्यादा बात करता है और एक बड़ा चैटरबॉक्स है, क्योंकि वह बेहोश हो जाता है। फिर दोनों भारी बारिश से बचने के लिए एक अंधेरी और भयानक गुफा में शरण लेते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से हक्का बक्का होकर गुफा के फर्श पर जागता है।
एक भारी सिरदर्द के साथ वह शिकायत करता है कि रैन किंगमो ने उसे बुरी तरह से पीटा है। गुफा के अंदर वह बारिश और तेज हवा के कारण ठंड से कांप रहा है। फर्श पर बैठा हमारा हीरो शिकायत करता है कि उसका शरीर पूरी तरह से जम गया है। लेकिन रैंक किंगमो हमारे गाय की दयनीय हालत की बिल्कुल परवाह नहीं करती। वह सोचता है कि वह एक किताब का पन्ना पलटने से ज्यादा तेज मूड बदलती है। सुन सोचता है कि क्या लकड़ी की छड़ी लाना वाकई जरूरी था। वह अपनी स्टेटस विंडो को देखता है जो फिर से दिखाई देती है। विंडो दिखाती है कि हर टाइमलाइन में वह हमेशा एक ट्रैजिक एंड पाता था। सिस्टम खुलासा करता है कि तीसरा यंग मास्टर किडनैपिंग के दौरान हमेशा मर जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट नाराज है कि वह उस जैसे एक नाजुक व्यक्ति को मारेगी। फिर वह उसे बताता है कि वे पहले ही ओरिजिनल स्टोरी पाथ से भटक चुके हैं। लेकिन अचानक वह नोटिस करता है कि रैन किंगमो उसे घूर रही है। गुस्से में शून उस पर चिल्लाता है कि वह आग जलाने में उसकी मदद करे ताकि वह जम न जाए। रैन किंगमो जवाब देती है कि उसके पास फ्लिंट नहीं है, जिससे हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है और वह उस पर चिल्लाता है कि वह अपनी ची का उपयोग करे। हमारा गाय याद करता है कि इस वर्ल्ड में की हर चीज के लिए एक यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स है। वह सोचता है कि उसके जैसी एक एलीट फाइटर के लिए आग जलाना बहुत आसान होगा, लेकिन युवती शर्मिंदा दिखती है। लेकिन आग के बजाय रैंक किंगमो अपनी ची का उपयोग करती है और अपने हाथ में एक बड़ा आइस क्रिस्टल बनाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से अवाक रह जाता है ये देखकर कि वह केवल आइस ही बना सकती है। फिर वह पूछती है कि क्या आइस चलेगा, क्योंकि उसकी ची केवल वही जेनरेट कर सकती है। जिस पर हमारा हीरो गुस्से से फूट पड़ता है, चिल्लाता है कि उसे आग, गर्म पानी और भोजन चाहिए। रैन किंगमो उसे मौत की नज़र से घूरती है, उसके चिल्लाने से पूरी तरह से परेशान है। हमारा गाय निराश है क्योंकि उसका बीमार शरीर इस स्थिति को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठंड में बुखार के साथ वह महसूस करता है कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है और धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। थका हारा हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार लड़की की गोद में गिर जाता है। हालांकि उसकी गोद के बजाय वह फिर से उसके मुलायम हिस्सों पर गिर जाता है। किंगमो शुऑन को बिना कुछ कहे घूर कर देखती है। हमारा हीरो विश्वास नहीं कर सकता कि वह मुश्किल से इस वर्ल्ड में आया है और पहले से ही अपने अंत से मिलने वाला है। हमारा हीरो मरने ही वाला है और सोचता है कि फीलिंग इतनी बुरी नहीं है। तभी वह महसूस करता है कि एक मीठा लिक्विड उसके मुंह में डाला जा रहा है और सोचता है कि यह क्या है। यूएन रांचिंग मोस की गोद में जागता है और समझ जाता है कि वह उसे बचा रही है। अब ठीक होकर वो उठता है और युवती से पूछता है कि उसने उसे पीने के लिए क्या दिया। एक चौंके हुए एक्सप्रेशन के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। उसी पल गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल लाल पाइथन दिखाई देता है। रैन किंगमो बिना किसी डर के क्रिएचर की ओर मुड़ती है। बहुत आराम से वह क्रिएचर के सीन से कुछ लिक्विड लेती है। करीब से देखने पर हमारा हीरो नोटिस करता है कि जानवर काफी शांत लगता है। वह समझ जाता है कि विशाल पाइथन एक बड़े आइस क्रिस्टल से जमीन पर जकड़ा हुआ है। फिर किंगमो बॉटल को शू युआन को देती है और उसे पीने के लिए कहती है। हमारा गाय समझ जाता है कि आइस किसी तरह उसकी मदद के लिए क्रिएचर को लाया था। वह लकड़ी के एक ढेर को देखता है जिसे रैंकिंग मो ने इकट्ठा किया था। सू योन फिर युवती से पूछता है कि वह उस गीली जलाओ लकड़ी को कैसे जलाएगी। बिना सोचे समझे वह सीधे पाइथन को लकड़ी पर आग उगलने का ऑर्डर देती है। पाइथन तुरंत आज्ञा मानता है और आग के एक झोंके के साथ कैंपफायर को पल भर में जला देता है। हमारा हीरो फिर क्रिएचर को एक फ्लेम स्पिरिट पाइथन के रूप में पहचानता है। उसे याद आता है कि यह एक दुर्लभ बीस्ट है और इसके एसेंस का उपयोग पिल्स बनाने के लिए किया जाता है। ये पिल्स बॉडी को ठीक करने में मदद करती हैं, लेकिन क्रिएचर का एक काफी अजीब साइड इफेक्ट है। सू युआन समझ जाता है कि उसने जो ड्रिंक पी थी वह एक डेमोनिक पाथ पाउडर के इंग्रेडिएंट्स में से एक है। इसके साथ ही वह घबरा जाता है और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचकर ही ठंडे पसीने में डूब जाता है। उसी पल रेन चिंगमो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, जिससे हमारा हीरो पैनिक में आ जाता है। वह पूरी तरह से लाल हो जाता है और सोचता है कि क्या ड्रिंक का इफेक्ट पहले ही उस पर शुरू हो गया है। पूरी तरह से ऑकवर्ड हमारा गाय इस शर्मनाक स्थिति में नहीं जानता कि क्या करे, लेकिन वह बस उसके पास से गुजर जाती है। लेकिन वह बस अपने कपड़े पाइथन को सौंप देती है और जानवर को उन्हें सुखाने के लिए कहती है। क्रिएचर आग का एक झोंका छोड़ता है और पल भर में युवती के कपड़े सुखा देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी अपने कपड़े सुखाना चाहता है, जबकि युवती ध्यान लगाना शुरू कर देती है।
फिर वह पाइथन के पास जाता है जो उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं लगता। एक शरारती मुस्कान के साथ वह शुश का इशारा करता है ताकि रैन किंगमो को जगाया न जा सके। जानवर अब डर गया है कि शुओन सब कुछ बता देगा। पसीने से तरबतर होने लगता है, उसके कपड़े सूख जाते हैं। हमारा हीरो बहुत स्नाकी तरीके से पाइथन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन जानवर को मजाक पसंद नहीं आता और गुस्से में उस पर अटैक करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस फायरबॉल को अपनी ओर आते देखकर जम जाता है। अचानक रैन किंगमो फायरबॉल और पाइथन की जीभ को काटकर प्रोटैगनिस्ट को बचा लेती है। अपनी ब्लेड से वह हमारे गाय की रक्षा करती है और उसके सामने दिखाई देती है। फिर वह पाइथन की गर्दन पर एक और अटैक करती है। अटैक इतना शक्तिशाली है कि जानवर का सिर मौके पर ही मूल रूप से राख में बदल जाता है। सून हैरान है और लड़की से पूछता है कि उसने क्रिएचर को खत्म क्यों किया। बिना कुछ कहे वह हमारे हीरो को पकड़ती है और उसे बॉटल से बाकी लिक्विड पीने के लिए मजबूर करती है। हमारा हीरो याद करता है कि गेम में उसका कैरेक्टर हमेशा 9 अलग अलग तरीकों से एक ट्रैजिक एंड पाता था। इसके बारे में सोचकर वह समझ जाता है कि उन मौतों में से कोई भी एक्सीडेंट नहीं था और कोई वास्तव में उसे खत्म करना चाहता है। इसे ध्यान में रखते हुए शुयू रैन किंगमो की ओर मुड़ता है और कहता है कि उन्हें एक सीरियस टॉक करने की जरूरत है। रैन किंगमो फिर सहमत होती है और उसे कहती है कि वह बस वही बोले जो उसके दिमाग में है। हमारा गाय राहत महसूस करता है कि वह सुनने जा रही है, क्योंकि उसे पहले से ही डर था कि उसे उससे एक और वार मिलेगा। फिर वह प्रस्ताव करता है कि उनकी अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें एक साथ काम करना शुरू करने की जरूरत है। सून कहता है कि वह जानता है कि उसके पिता के लोग उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पाइथन का अटैक बहुत अजीब था। वह आगे कहता है कि किसी ने उसे उस पाथ पर सेट किया जहां उसने उसे किडनैप किया था। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि अगर वह मर गया तो उसके पिता को ब्लैकमेल करने के लिए उसका उपयोग करने की उसकी योजना विफल हो जाएगी। लेकिन रेन चिंगमो कहती है कि उसके पास ची नहीं है और उसके लिए उसके जैसा एक तुच्छ इंसान एक एंट से अलग नहीं है। हमारा हीरो फिर कहता है कि वह उसके साथ लड़ना नहीं चाहता है और पूछता है कि क्या उसके पास पहाड़ का मैप है। वह समझाता है कि मैप से वह उनके छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ सकता है। शी मैप पर एक जगह की ओर इशारा करती है, कहती है कि जब वह बच्चा था तो उसके पिता उसे वहां ले गए थे। वह खुलासा करता है कि वहां रिसोर्सेस से भरी एक गुफा है, लेकिन रैन किंगमो पूछती है कि क्या उसके पिता इसके बारे में जानते हैं। एक मुस्कान के साथ हमारा गाय कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसके लिए एक खुली किताब है। रैन किंगमो सहमत होती है और कहती है कि उन्हें इस सीक्रेट हाइडआउट को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। बाहर अंधेरे जंगल में बारिश तेज हो रही है। हमारा हीरो फिर रैन किंगमो के पीछे चलने के लिए खुद को सहारा देने के लिए एक छड़ी पकड़ता है। वह उसके पीछे चलते हुए तेज तेज सांस ले रहा है। 1 घंटे तक चलने के बाद हमारा गाय पूरी तरह से थक जाता है। गुस्से में वह रैन किंगमो पर चिल्लाता है, कहता है कि अगर वह रास्ता नहीं जानती है तो उसे दिखावा करना बंद कर देना चाहिए। यूं फिर सही पाथ खोजने के लिए उस जैसी एक ठंडी लड़की पर भरोसा करने के लिए खुद को कोसता है। शोंग फिर उससे पूछता है कि वह उसे सबसे ऊंचे पॉइंट पर ले जाए ताकि वह अपने आसपास की चीजों का पता लगा सके। बिना सोचे समझे वह अपनी ची का उपयोग करती है और उनके चारों ओर एनर्जी का एक बड़ा व्हर्लविंड बनाती है। हमारा गाय अजीब एनर्जी को नोटिस करता है और डर के मारे चीखना शुरू कर देता है। मो प्रोटैगनिस्ट को उसके कपड़ों से पकड़ती है। फिर दोनों एक साथ एक खूबसूरत पल में हवा में तैरना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा गाय डरा हुआ है। एक ठंडी नजर के साथ वह हमारे गाय से पूछती है कि क्या वह वहां से पाथ देख सकता है। अभी भी थोड़ा डरा हुआ हवैन अपना सिर हिलाता है और अपने सामने के पहाड़ों को देखता है। फिर वह कहता है कि उसे मैप के साथ अपनी स्थिति की तुलना करने की जरूरत है जिसे वह लाया था, ताकि वे खो न जाएं। हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार अपने आसपास की चीजों का पता लगा लेता है और टीएम और माउंटेन को पहचानता है। युवती फिर पूछती है कि क्या सीक्रेट केव वाकई उस माउंटेन पर है और वह इसकी पुष्टि करता है। हमारा हीरो जानता है कि गेम में वहां अंदर जाने के लिए भाग्य की जरूरत थी, लेकिन उसकी मदद से वह अंदर जा सकता था। अब एक प्लान के साथ वह कहता है कि वे अब आश्रय लेने के लिए टीएम माउंटेन की ओर बढ़ रहे हैं। युवती सहमति में सिर हिलाती है और दोनों मैप पर चिन्हित लोकेशन की ओर बढ़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन अचानक रैन किंगमो गायब हो जाती है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को आइस प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़ देती है, जो टूटने लगता है और वह डर के मारे चिल्लाता है और सोचता है कि क्या वह वाकई उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है।
लेकिन रैन किंगमो अपनी हरी एनर्जी का उपयोग करती है और हमारे हीरो को जमीन पर पटकने से पहले ही पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जिससे हमारा गाय हरी एनर्जी में गिर जाता है। वह अपनी पावर का उपयोग करके उसे धीरे से कंट्रोल करती है। फिर दोनों सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरते हैं। वह उसकी बाहों में एक प्रिंसेस की तरह है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर एक डरावना लुक है, जबकि रैंक किंगमो उसे घूर कर देखती है। फिर वह बिना किसी सहानुभूति के प्रोटैगनिस्ट को सीधे जमीन पर गिरा देती है। उसे उठने का इंतजार किए बिना ही युवती चलना शुरू कर देती है और उन्हें माउंटेन तक जल्दी करने को कहती है। हमारा गाय शिकायत करता है कि पैदल 10 दिन लगेंगे और पूछता है कि वह उन्हें वहां उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती। लेकिन रेन किंगमो उसे हैरान करती है ये कहकर कि वह वास्तव में उड़ नहीं सकती। गुस्से में शुन पूछता है कि वह अभी क्या था और वह समझाती है कि यह बस एक कल्टिवेशन टेक्निक थी। युवती फिर एक डरावनी नज़र के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट को घूर कर देखती है। उस लुक से डरकर वह पीछे हट जाता है और पूछता है कि वह उसे इस तरह क्यों देख रही है। वह समझाती है कि उसका बॉडी बहुत कमजोर है और अगर वह बहुत तेज उड़ी तो वह हवा में टूट जाएगा। हमारा हीरो फिर याद करता है कि कल्टिवेटर के बॉडी सामान्य लोगों की तुलना में बहुत स्ट्रांग होते हैं। यह देखकर कि उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, शून सुझाव देता है कि वे उसके सवारी के लिए एक बीस्ट ढूंढें। रैंकिंग मो आइडिया से सहमत होती है और एक थम्स अप देती है। फिर वह जल्दी से प्रोटैगनिस्ट से दूर छलांग लगाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट राहत के साथ सोचता है कि सौभाग्य से युवती ने समय पर रिएक्ट किया, नहीं तो उसका अंत आ गया होता। उसी पल हमारा हीरो एक आवाज सुनता है और कई पक्षियों को डर के मारे जंगल से भागते हुए देखता है। वह विभिन्न जानवरों को दौड़ते हुए देखता है और सोचता है कि रैंकिंग मो किस तरह के बीस्ट को वश में करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही जंगल में विभिन्न बैटल साउंड्स और दहाड़ें गूंजती हैं। आवाजों को सुनकर वह नोटिस करता है कि क्रिएचर की चीखें समय के साथ कमजोर हो रही हैं। उत्सुक हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ झाड़ियों के पीछे से जाकर देखता है कि क्या हो रहा है। वह रैंकिंग मो को एक विशाल बीस्ट लाते हुए देखकर चौंक जाता है, जो एक बड़े वाइल्ड कैट जैसा दिखता है। हमारा गाय डर जाता है और कहता है कि बीस्ट फ्रेंडली या सहयोगी बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन बीस्ट एक पूरी बिल्ली बन जाता है जैसे ही रैंकिंग मो उसे सहलाना शुरू करती है। फिर युवती एक क्लब पकड़ती है और जानवर उसे अपने हाथ में देखकर डर के मारे म्याऊं करना शुरू कर देता है। जानवर की म्याऊं इतनी तेज है कि यह पूरे जंगल में गूंजती है, आसपास के अन्य जानवरों को डरा देती है। हम वापस पहले मंदिर में आते हैं जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट पहली बार दिखाई दिया था। लोकेशन पर 2 रहस्यमय लोग दिखाई देते हैं। सीन का विश्लेषण करते हुए आदमी कहता है कि तीसरे यंग मास्टर के किडनैपर सामान्य लोग नहीं थे। उसकी साथी फिर पूछती है कि क्या वह पहचान सकता है कि उस सब मेस के लिए कौन जिम्मेदार था। योद्धा जवाब देता है कि यह जानना असंभव है क्योंकि वे केवल जेनेरिक एनर्जी स्लैशेस थे, न कि स्वॉट टेक्निक्स। युवती नोटिस करती है कि उन्होंने एक फॉर्मेशन का उपयोग किया था, लेकिन आदमी कहता है कि इसके बावजूद भी वे एक ही ब्लो में हार गए। फिर वह पूछती है कि क्या वह ऐसा ही करने में सक्षम होगा, और योद्धा उसके सवाल पर सोचने लगता है। नष्ट स्टैचू को देखकर वह कहता है कि वह अपनी सोर्स एनर्जी का उपयोग किए बिना एक ही वार में ऐसा नहीं कर सकता था। आदमी निष्कर्ष निकालता है कि यह सब कुछ करने वाला व्यक्ति उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरा हाइप कर दो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और एक कमाल की सीरीज पर काम चल रहा है, वो जल्द ही आएगी ओरिजिनल वॉइस में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार। टाटा, बाय बाय।